हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएससी में पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताने हैं। वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर कमेंट में बताना है और फिर लास्ट में लिखना है कि आप इन क्वेश्चन में से कितनों सही कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हमसे कि बताइए अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा कहा गया था? किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? ठीक है, तो हमें याद है कि ये कहने वाले कौन थे? आर्थर लेविस नहीं थे, ये थे ब्राउन। ठीक है, ब्राउन जो थे उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो हम लोग पढ़े थे कि भारत में क्या होती है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जो कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? कृषि और पशुपालन आते हैं। कृषि, पशुपालन, वनों से जुड़े कार्य, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। मत्स्य पालन, वो सारी चीजें। अगला कहता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आते हैं? तो किस क्षेत्र में आ जाएंगे? ये प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, वनों से जुड़े कार्य, ये सारे हमारे किस में आते हैं? उसके अलावा माइनिंग, क्या कहते हैं उसको, खनन, ये सारे विभाग किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें सारे उद्योग शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में हमारा क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। अगला कहता है किस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र हम लोग किसको कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो हम लोग पढ़ाया था आप लोगों को पिछली वीडियो में। योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था। बाद में इसको हटा दिया गया और फिर इसकी जगह पे क्या आया? नीति आयोग लाया गया। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कहता है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, उस समय के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आपको वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट में बता देते चलना है। ठीक है, चलिए तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री उस समय के जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? हमने आपसे कहा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम कब था? 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमसे कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कहता है? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हम बताए थे आप लोगों को कि जो योजना आयोग है 15 मार्च 1950 को उसका गठन हुआ और उसके बाद 2015 में जाकर 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ था? उसकी जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमसे कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा होता है। ठीक है, गोवा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। अगला है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है।
ठीक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? सबसे कम शिवहर का है। शिवहर जो है उसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो उत्पादन और आय गणना विधि क्या होता है? सहज भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है, व्यवहारिक भी होता है, यानी कि तीनों हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमसे कहता है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो गरीबी के कुचक्र को परिभाषित करने वाले कौन थे? वो रैगनर नक्स थे। ठीक है, रैगनर नक्स जो थे उन्होंने ही गरीबी के कुचक्र के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा उन्होंने ही दी थी। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वो यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? देखिए, तो मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका भारत से आगे है। श्रीलंका 93 नंबर पे है। श्रीलंका का रैंक 93 नंबर पे है और हमारे भारत का 126 है। निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था है? तो विकसित अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका। अमेरिका ऑलरेडी विकसित हो चुका है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? बताइए निजी व्यक्तियों का अधिकार किसमें होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? साधनों पे निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ लाभ कमाना। जबकि समाजवादी में क्या होता है? सारी चीजें सरकार की होती है और इसका उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। तो याद रखेंगे इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है? सभी साधनों पे निजी व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में लोग अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कौन सा काम सबसे ज्यादा करते हैं? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किस पे आश्रित है लोग? कृषि पे। ठीक है, किस पे? कृषि पे आश्रित है। अगला सवाल देखिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कहने वाले कौन थे? किसने कहा था कि बिना बिहार के विकास के और पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता है, भारत के विकास के लिए बिहार का विकास करना ही होगा? तो ये कहने वाले थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसको दिया जा सकता है? बताइए, भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है तो इसका मुख्य श्रेय हम लोग किसको देंगे? नियोजन को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? नियोजन कार्य को, क्योंकि बिना प्लानिंग के यूज के, संसाधनों का प्लानिंग करके अगर यूज नहीं करते तो हम लोग विकसित नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये नियोजन को हम लोग देंगे। अगला है आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। लोग काम क्यों करते हैं? लोग पैसे क्यों कमाते हैं? अपना जीवन यापन करने के लिए। अगला सवाल देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण, अभी बताया आप लोगों को, लोक कल्याण का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ही होता है लोक कल्याण, उसमें लोक कल्याण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला सवाल कहता है हमसे कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कितने दिन काम कर रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो हम लोग पढ़े थे कि 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। कितने दिनों के काम की गारंटी दी जाती है? 100 दिन को काम की गारंटी दी जाती है उनको। अगला है बिहार एक राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? तो बिहार हमारा जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग किस पे आश्रित है? कृषि पे आश्रित है। आगे हमारा सवाल है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो अंग्रेजों ने हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। ठीक है, क्या किया? उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था का शोषण किया। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो वो भी अंग्रेजों ने ही अपनाई थी। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास में हम लोग क्या करते हैं? अपने सामान को ऐसे यूज करते हैं कि वो आने वाले समय के लिए भी बचा रहे। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपने और आने वाली संतति के लिए
बचा के रखना चीजों को, इस तरीके से उपयोग करना, ठीक है, केवल अपने लिए उपयोग नहीं। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा? चेक, बैंक ड्राफ्ट नहीं, एटीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है। एटीएम क्या हो जाएगा हमारा? प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? यानी राष्ट्रीय आय की गणना करती कौन है? तो याद रखना है इसको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? तो हम लोग पढ़े थे मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जीवन आशा, शिक्षा, सॉरी 3 नहीं, 4 नहीं, 3 होते हैं, ठीक है। जीवन आशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो योजना आयोग के कुल 8 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे। और एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ये जो सवाल है ये आपके लिए SW है, होमवर्क है, जो कि आपको इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। आपको बताना है कि जो एटीएम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। आपको कमेंट में आंसर बताना है, A, B या C कौन सा आंसर सही है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 9th और 10th के सारे चीज़ों को कवर करने वाले हैं। साइंस और सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले, सारे ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर वीडियो पा सके। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।